हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। देखो, अपन पढ़ रहे थे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का हमारा ये फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले अपन ने पढ़ ली थी ऑक्सीडेशन, पढ़ी थी ऑक्सीडेशन। अलग अलग डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने निकाली थी भाई, किस प्रकार से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, शो करते हैं, ये सब कुछ अपन ने कैलकुलेट किया था। अपन अब कहते हैं भाई, जैसे आयरन एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आयरन आयरन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, Fe+2 और Fe+3। अपन कहते हैं कि Fe+3 इज मोर स्टेबल देन Fe+2। तो ये Fe+2 होती है वो अनस्टेबल होती है। कंपैरिजन करें किसके, +3 में, ये कैसी होती है, स्टेबल होती है। यही बात बोलते हैं। रीजन पूछ लेता है वाई Fe+3 इज मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंपेयर टू Fe+2। तो अपन क्या बोलेंगे, देखो, जब Fe का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, ऑर्गन 4s2 3d5 3d6, ये लिख दिया। अब मैं अगर Fe+2 का लिखूंगा तो क्या आएगा, ऑर्गन 4s0 3d6, और Fe+3 का लिखूंगा तो ऑर्गन 4s0 3d5। अब आप यहां पर देख सकते हो कि जो डी ऑर्बिटल है वो कैसा हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। कैसा हो गया, हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है वो फुल अनफिल्ड से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे D6 से और D5 है, जो हाफ फिल्ड क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। इसलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मोर स्टेबल होती है देन +2। ठीक है, यहां तक ये एक चीज समझ में आई। अब इसके बाद में क्या पूछ लेता है, कभी कभार ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो देखो, एक चीज याद रखना, पूछ कंपेयर करा सकता है क्रोमियम+2 और Mn+3 के बीच में कंपेयर करा सकता है। देखो, क्रोमियम+2 और Mn+2, यहां पर अपने को क्वेश्चन पूछ लेगा क्रोमियम+2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। Mn+2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। देखो, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट ये समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो गए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, लॉस करे। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, खुद का तो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, और दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का तो रिडक्शन करेंगे और दूसरे का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, अब यहां पर ये ठीक है भाई, क्रोमियम। अब देखो, इन दोनों का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ना, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या आता है, ऑर्गन 3d4 आता है। दोनों का d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अपन ने पढ़ा था क्रोमियम के अंदर, क्रोमियम की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी होती है, +3 होती है। और मैग्नीज की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है। यही पढ़ के आए अपन ने। अब क्या होगा, क्रोमियम किस में जाना चाहेगा, +3, +2 से +3 में जाना चाहेगा, और मैग्नीज +3 से +2 के अंदर जाना चाहेगा। तो ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, देखो, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ऑर्गन 3d4 4s0। ठीक है, ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब अगर जो अपन डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी ऑर्बिटल कितने हो गए, 5 हो गए। ये देखो, ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल कर दिए। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये स्प्लिटिंग होती है। क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, एक तो Eg ऑर्बिटल के अंदर और एक T2g ऑर्बिटल के अंदर। जो T2g ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होती है और Eg ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। T2g का मतलब हो गया ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल और डबली डीजनरेट ऑर्बिटल। देखो, यहाँ पर जो ऑर्बिटल है वो कौन से है, DXY, DYZ और
एक्स जेड, और यहाँ पर वो है डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डी ऑर्बिटल है। ये इन बिटवीन द एक्सिस है, ये ऑन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल है, तो इन दोनों की स्प्लिटिंग क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। इन बिटवीन द एक्सिस की एनर्जी डी ऑर्बिटल से कम हो जाती है ऑक्टाहेड्रल के केस के अंदर, और ईजी की एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो पहले क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर इसके बाद में ये पेयरिंग होगी। अब देखो यहाँ पर अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर देखो कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे, कौन, क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो यहाँ पर T2G कैसा हो जाएगा, अगर ये तो क्रोमियम +2 की बात है, अगर ये क्रोमियम +3 की बात करें, भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया, इसका लूज हो गया, तो तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, T2G ऑर्बिटल के अंदर आ गए। तो यहाँ पर जो T2G ऑर्बिटल है वो कैसा है, हाफ फिल्ड T2G ऑर्बिटल, और हाफ फिल्ड T2G ऑर्बिटल है तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है, फुली फिल्ड से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि भाई +3 ज्यादा स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि इसका T2G ऑर्बिटल जो स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की Eg के अंदर और T2G के अंदर, तो ट्रिपली डीजेनरेट जो ऑर्बिटल होता है T2G, वो कैसा हो जाता है, हाफ फिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से क्रोमियम किसकी तरह बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, लूज करता है। अब Mn के बारे में बात करते हैं, तो Mn के केस के अंदर क्या होगा कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी स्टेबल होती है, +2 ज्यादा स्टेबल होती है, क्या होती है, +2 ज्यादा स्टेबल होती है। तो Mn +2 +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ऑर्गन 3d4 4s0, यही होगा। अब ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अब देखो Mn +3 से +2 के अंदर जाने की कोशिश करेगा, तो इस फेज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3d5 4s0। तो यहां पर ये d ऑर्बिटल कैसा हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, और हाफ फिल्ड वाला क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है नॉर्मल वालों की कंपैरिजन करेंगे तो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये मैग्नीज होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वो मेटेलिक ऑक्साइड की एसिडिटी को भी इफेक्ट करती है, क्या करती है, एसिडिटी को भी इफेक्ट करती है। जैसे मान लो अपने पास में आ जाएगा ये कोई ट्रांजिशन मेटल होगी Mn, मान लो MnO, Mn2O3 हो गया, MnO4 हो गया, MnO2 हो गया, Mn4- हो गया। अब क्या देख रहे हैं अपन, कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड का जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसका एसिडिक नेचर क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। देखो Mn+2, यहाँ पर Mn की जगह क्या बोलते हैं, X प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितने आ गए, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गए। यहाँ पर बात करें तो क्या बोलेंगे, 2x प्लस -2 × 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +6, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे निकालेंगे तो इसकी कितनी आएगी, +4, इसकी कितनी आ जाएगी, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इनका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होता हुआ चलेगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ये बताते हैं भाई अपने उसका एसिडिक नेचर को बताते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बॉइलिंग पॉइंट। क्या आता है, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, है ना। कौन सी आती है इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट आती है। एक चीज है हमेशा याद रखना, डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज अगर जो कंपेयर करेंगे अपन तो कैसा होता है, छोटा साइज होता है। तो स्मॉल साइज होने की वजह से इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। डेंसिटी लो होगी, साइज स्मॉल, डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। तो डेंसिटी लो होने से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसे होंगे, हाई होंगे। क्या होंगे, हाई होंगे। क्यों, क्योंकि अपन कहते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, इनकी साइज क्या होती है,
स्मॉल साइज होती है। पहली चीज तो ये साइज कैसी होगी, स्मॉल होगी। स्मॉल साइज होने की वजह से इनकी डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। जब डेंसिटी लो होती है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। पहली चीज तो ये, ठीक है। अगर जो मान लो इसके बाद में बात करते हैं इसका दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो बोलेंगे अपन कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो इनकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तभी अपन कहते हैं कि जब भी अपन डी ब्लॉक एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो स्मॉल साइज होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, हाई होता है। उसका अपन रीजन देते हैं कि इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। जितनी ज्यादा लो डेंसिटी होगी उसके अंदर उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उनकी मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो मेटेलिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा है इसके पास में तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, देखो मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। देखो मैं बोलता हूं कि Mn और Cr में कंपैरिजन कराते हैं, मैग्नीज के अंदर क्रोमियम के अंदर। भाई इसमें कहते हैं कि मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्रोमियम से क्या होता है, लो होता है। क्यों होता है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ऑर्गन 3d5 4s2, क्रोमियम का क्या हो गया, ऑर्गन 3d5 4s1। जब अगर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये क्रोमियम का कौन सा हो गया, डी ऑर्बिटल हो गया। डी ऑर्बिटल में डी क्या हो गया, 3d कैसा हो गया, फुली फिल्ड हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। और एस ऑर्बिटल कैसा हो गया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो गया 4s। अगर इसमें बात करें तो इसका भी डी ऑर्बिटल कैसा है, हाफ फिल्ड है। ये 5 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर आ गए और एस ऑर्बिटल के अंदर कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए इसके अंदर। ठीक है, ये देखो अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ये जो 3d ऑर्बिटल और यहाँ पर ये जो 4s ऑर्बिटल, यहाँ पर 4s ऑर्बिटल कैसा है, यहाँ पर पेयर्ड है। कैसा है, पेयर। और यहाँ पर कैसा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पर 6 हो गए। और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए। तो अपन को पता है जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, बोर्ड के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया यहाँ तक भाई किस प्रकार से Mn का जो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड या इंटरस्टिशियल स्पेस की बात करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो इंटरस्टिशियल क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, कंपाउंड तो बाद की बात करेंगे अपन, है ना। देखो जैसे मान लो कोई ट्रांजिशन मेटल ले लिया अपन, ये ट्रांजिशन मेटल है जो आपस में क्या होते हैं, एटम आपस में बॉन्डेड रहते हैं इसमें। ठीक है, इस ट्रांजिशन मेटल को बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं अपन इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। कौन सा स्पेस हो गया, देखो ये जो स्पेस आ रहा है इनके बीच में, ये वाला देखो, ये वाला जो स्पेस आ रहा है इनके बीच में, ये वाला स्पेस क्या कहलाता है, ये वाला स्पेस कहलाता है इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस की जो रेडियाई होती है वो मेटल पे डिपेंड करती है कि मेटल का साइज क्या है। जितना बड़ा साइज होगा इस इंटरस्टिशियल स्पेस की रेडियाई क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका मतलब जितना बड़ा डी ब्लॉक एलिमेंट होगा इंटरस्टिशियल स्पेस उतना ही बड़ा होगा। और जो इसके अंदर इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जिसको अपन फिट करते हैं
कि भाई जैसे मान लो ये मार्कर है, इसमें यहाँ पे मेटल में फिट करना, तो ये मार्कर इसके अंदर पूरा कंप्लीटली फिट हो जाता है। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड जो इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट होंगे वो कहलाएंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंटरस्टिशियल। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? नॉन मेटल्स होती है। कौन होता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स होती है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। मेनली यही क्या करते हैं अपन यूज में लेते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड के तौर पे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत समझने में? अब एक चीज सुनो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड है ना, ये ना इसके साथ में कोई रिएक्ट नहीं करते, कोई ट्रू का कोई केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? उस स्पेस को फिल करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? फिल करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड होने की वजह से इसके अंदर मेटल के अंदर बनाने की वजह से ये क्या कहते हैं? ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। क्या हो जाते हैं? गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हीट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में क्या प्रेजेंट होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से क्या होता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या करते हैं? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यहां तक हो गया। ठीक है, ये जो कंपाउंड होते हैं ये वाले, इनको इनके लिए अपन क्या यूज करते हैं? दीज कंपाउंड आर केमिकली इनर्ट होते हैं। केमिकली इनएक्टिव या इनर्ट होते हैं। कैसे होते हैं ये? इनएक्टिव होते हैं, ये किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब देखो, एक तो नॉर्मल कंपैरिजन, जब इंटरस्टिशियल कंपाउंड के अंदर ये इंटरस्टिशियल स्पेस में ये कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होगा तब इनका मेल्टिंग पॉइंट, और इंटरस्टिशियल कंपाउंड प्रेजेंट होने के बाद में इनका मेल्टिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इनका जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड प्रेजेंट होने पर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा हो जाता है? हाई हो जाता है। क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी अपन इसमें इंप्योरिटी मिक्स करते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया इंटरस्टिशियल कंपाउंड का जो डी ब्लॉक एलिमेंट किस प्रकार से फॉर्मेशन करते हैं। इन डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा साइज होगा इनका, इनके बीच का ये जो स्पेस है ये क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। और स्पेस जितना ज्यादा होगा तो इसके बीच में जब ये इनका आकार साइज बड़ा होगा तो ये स्पेस जितना ज्यादा होगा तो इनमें से जिस एटम की साइज बड़ी होगी उसका वो ही क्या होगा? उसके अंदर आके फिट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं, कलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कलरफुल होते हैं, कलर शो करते हैं। अब देखो भाई क्यों करते हैं? जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर शो कलर। क्या होते हैं? कलर शो करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास में क्या प्रेजेंट होता है? जो डी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्या बोलेंगे? इनके पास में कलर शो क्यों करता है ये? ड्यू टू डी ऑर्बिटल, ड्यू टू presence of unpaired electron। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से डी ऑर्बिटल होते हैं वो जनरली कलर शो करते हैं या कलरफुल होते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एब्सेंट होगा तो वो कलर शो नहीं करता है। ये चीज यहां तक समझ में आई। अब एक चीज ध्यान रखना, ये होता कैसे है? कलर शो क्यों कर रहा है भाई? जैसे मान लो एक सेल ये हो गया, ये हो गया इसका वैलेंस सेल, ये इसका कौन सा हो गया? मान लो N1 सेल हो गया, ये N2 सेल हो गया। इस सेल की एनर्जी क्या हो गया? ये लोअर एनर्जी लेवल हो गया, एनर्जी लेवल हो गया। ये क्या हो गया? हायर एनर्जी लेवल हो गया, हायर एनर्जी लेवल हो गया। अब क्या होता है? मान लो इस लोअर एनर्जी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है।
क्या होता है, इस लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। कोई लाइट आ रही है, ये देखो ये क्या आ रही है, कोई लाइट आ रही है, इस इलेक्ट्रॉन पे आके टकरा रही है। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को लाइट क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब कर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। भाई ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके कहाँ चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये पहुंच गया, तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन इस लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला गया, तो ये स्टेट क्या कहलाती है, एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। अब है ना, जो एलिमेंट जितने भी होते हैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं। जैसे मान लो ये जो रेज आ रही है वो ग्रीन कलर की आ रही है, कैसी आ रही है, इसने ये ग्रीन कलर की रेज को क्या किया, इसने एब्जॉर्ब किया। क्या किया, ग्रीन कलर की रे को एब्जॉर्ब किया, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो अपने को दिखाई देगा। ये क्या कर रहा है, ग्रीन कलर का एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जैसे ही ग्रीन कलर का एब्जॉर्ब की लाइट, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर लोअर एनर्जी से कहां चला गया, हायर एनर्जी चला गया। अब ये जो लोअर एनर्जी है ना, इसको और क्या बोलते हैं, इसको ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। ये भी कौन सा है, डी ऑर्बिटल है। ये कौन सा है, डी ऑर्बिटल है। और ये भी कौन सा है, डी ऑर्बिटल है। जैसे 3D की मेटल है तो 3D ऑर्बिटल, और ये 4D ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल से एनर्जी क्या की, इसने एब्जॉर्ब की और कहां चला गया, हायर एनर्जी के डी ऑर्बिटल के अंदर चला गया। अब अपने आप को स्टेबल करने के लिए वापस क्या होता है, ये डी एक्साइट होता है, वापस कहां आने की कोशिश करता है, ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करता है। तो इस दौरान ये एनर्जी क्या करता है, ये इमिट एनर्जी क्या करता है, इमिट एनर्जी, सम एनर्जी, कुछ एनर्जी को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। ये जो एनर्जी इमिट करेगा वो एनर्जी किस रीजन की होगी, विजिबल रीजन की होगी। क्या होगी, विजिबल रीजन की होगी। अब इसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया था, ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया था, तो अपने को वो कंपाउंड कैसा दिखाई देगा, रेड कलर का वो कंपाउंड अपने को क्या होगा, दिखाई देगा। तो जिस प्रकार की एनर्जी को, जिस कलर की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपने को क्या होता है, शो होता है। अब देखो यहां से डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, डी ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है। तो इस प्रकार का ट्रांजिशन जिसके अंदर डी से डी अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है उसको अपन बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। क्या कहते हैं इसको, डी डी ट्रांजिशन। और डी डी ट्रांजिशन की वजह से ही जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं। किसकी वजह से, डी डी ट्रांजिशन की वजह से क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। समझ में आया, ठीक है, दोबारा सुन लो। यहां से मान लो कोई ग्रीन, जो पूरी लाइट आ रही है, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन ने ग्रीन कलर की लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट में कहां पहुंच गया, ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंच गया। वापस अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या होता है, डी एक्साइटेड होता है। क्या होगा ये वापस क्या हो रहा है, डी एक्साइटेड, वापस से डी एक्साइटेड होगा। जब डी एक्साइटेड होगा तो कुछ एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। वो एनर्जी विजिबल रीजन की होगी, और वहां पर जो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, अपने को शो होगा। जैसे मान लो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का चार्ट बना देता हूं तुम लोगों को, देखना इसको। जैसे मान लो ग्रीन कलर है, क्या है, ग्रीन कलर है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन हो गया, रेड हो गया। ठीक है, अगर ये येलो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा हो गया, वोयलेट हो गया। कौन सा हो गया, वोयलेट हो गया। ठीक है, यहां पर क्या आ गया अपने पास, ग्रीन आ गया, सन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा हो जाएगा, वोयलेट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये मान लो अपने पास में कोई कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लू कलर कर रहा है, क्या कर रहा है, ब्लू कलर अपने पास कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अपने उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा दिखाई देगा, ऑरेंज कलर दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ऑरेंज कलर दिखाई देगा। तो ये अपने पास में क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री चार्ट आ गया, जिसके अंदर कौन कौन सा कलर शो होता है। विबग्योर के अंदर क्या आता है भाई, विजिबल लाइट के अंदर यही तो आता है, विबग्योर। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही तो आता है इसके अंदर। अब ग्रीन कलर की एब्जॉर्ब करे तो कौन सा कलर शो देगा, रेड। अगर रेड एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होगा अपने को, ग्रीन कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया डीडी ट्रांजिशन किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा अपने को। अब देखो अपन एक क्वेश्चन करते हैं।
अपन कहते हैं कि Ti+3 इज कलरफुल कंपाउंड बट Ti+4 इज कलरलेस। टाइटेनियम आता है ना, जैसे बोल दे टाइटेनियम+3 कंपाउंड कैसा होता है, कलर्ड होता है, और टाइटेनियम+4 कैसा होता है, कलरलेस होता है। वाई, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो भाई, जो टाइटेनियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, ऑर्गन 3d3 4s2 3d2 4s2, ठीक है। अब टाइटेनियम+3 की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, ऑर्गन 3d1 4s2, और टाइटेनियम+4 की बात करेंगे अपन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ऑर्गन 3d2 3d0 4s0। तो यहां पर 4s0, तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 है, और इस वाले के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ये प्रेजेंट है तो वो कैसा होगा, कलरफुल कंपाउंड होगा। अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, एब्सेंट है, तो वो कैसा होगा, कलर नॉट कलरफुल कंपाउंड। ठीक है, यहां तक समझ में आया। यहां पे भी क्या हो रहा है, इस वाले के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहां पर जिसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो किसके अंदर जाएगा, डी ट्रांजिशन के अंदर। किसमें जाएगा, डी ट्रांजिशन के अंदर जाएगा, और डी ट्रांजिशन के अंदर जाएगा तो अपने आप को क्या करेगा, कलर शो करेगा। यहाँ पर लेकिन 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पर डी ट्रांजिशन नहीं होगा। ठीक है, आप सभी को यहां तक समझ में आया? वेरी गुड, यहां तक आया तो देखो, इसके बाद में अपने पास वो नेक्स्ट टॉपिक बचता है, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ज्यादा कुछ नहीं, 2-4 कैरेक्टरिस्टिक्स बचे हैं, इतने में डी ब्लॉक एलिमेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और हमारे साथ ऐसे ही क्या हो, जुड़ते रहना लगातार। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।